वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आपके सामने फिर से हाजिर हूं आर्म्स एकेडमी की तरफ से। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इसमें हम लोग ये एक छोटा चैप्टर है, इसकी एप्लीकेशन ज्यादा चैप्टर्स में आपको मिलेगी नहीं, बट इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर विच हैज मच और ग्रेट इफेक्ट मीन्स इन इंजीनियरिंग। आपने सिविल इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, उसमें इस चैप्टर का एप्लीकेशन ज्यादा है। हालांकि मेडिकल में आप लोगों को भी बच्चों इसमें पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन बेसिक्स जानना है। 2-3 लेक्चर का ये टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट इसके बाद एक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड चैप्टर आती है, उसमें 4 टॉपिक्स है, उससे क्वेश्चन जरूर आती है। तो स्कूल में और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को कंबाइन तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें इस चैप्टर से बहुत ही चांसेस कम है कि आ भी सकता है, बट इसकी एप्लीकेशन थोड़ी थोड़ी आपको डिफरेंट चैप्टर्स में मिल सकती है। फॉर्मूला पे आपको कुछ पूछ सकता है, तो सिंस यू शुड हैव द मीन्स क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। और फॉर्मूला वाइज ये चैप्टर है, आप आराम से सीख सकते हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस फिजिक्स नहीं इंक्लूडेड है। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी पुट ऑन द या तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ने वाले हैं। सर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने के बाद इसके रेशियो को देखेंगे, उसी को इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ढंग से करते हैं, सीखते हैं क्या है इसमें। और फॉर्मूला वाइज इस चैप्टर को सीखने के बाद इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो सके और आपको फॉर्मूला याद रह सके। इसकी एक समरी भी मैं बनाऊंगा। बेसिकली 3 लेवल आर्किटेक्चर होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। 3 लेवल आर्किटेक्चर में इसका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो उसको सीखने से पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखो क्या दिया हुआ, टाइप्स ऑफ फोर्सेज। स्ट्रेस सीखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के फोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली देयर आर डिफॉर्मिंग फोर्सेस। व्हाट आर डिफॉर्मिंग फोर्स? जो भी फोर्स बॉडी को डिफॉर्म कर दे या बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करने का टेंडेंसी रखता हो, वैसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स विच टेंड्स to bring about a change in the length, volume और shape of the body is called deforming force। जैसे एक रबर बैंड आपने देखा होगा, रबर बैंड पे हम फोर्स लगाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाता है, उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। सो द फोर्स अप्लाइड बाय ए ह्यूमन बॉडी ऑन द रबर बैंड इज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। हालांकि ऑल बॉडीज डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड। अगर हम इस रिमोट पे फोर्स लगा रहे हैं, ये रिमोट इट इज नॉट गेटिंग डिफॉर्म्ड। Sorry. So now restoring forces. What are restoring forces? तो सारे के सारे force which tends to bring the shape change in the shape are deforming force। जरूरी नहीं कि exactly change ला ही दे, लाने की टेंडेंसी रखता हो। So, ऐसे forces को हम लोग deforming force कहते हैं। Restoring force क्या होता है? When an external force acts on any object, then an internal resistance produced in the material due to intermolecular force which is called as restoring force। तो बच्चा ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी एक फोर्स हम एक बॉडी पे लगाते हैं डिफॉर्म करने के लिए, तो अंदर में बॉडी के अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म नहीं होने देना चाहता है। ऐसा फोर्स विच डज नॉट अलाउ और डज नॉट means allow the body to deform its shape under the effect of deforming force, such force developed inside the body is called restoring force। such resistive force, अगर एक बॉडी में means a kind of inertia type का inherent property of the body which resist or which tries to resist any change in the body। जैसे inertia होता है बॉडी में, बॉडी अगर एक डायरेक्शन में चलता रहता है तो जिंदगी भर उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है। अगर एक बॉडी मीन्स रुका हुआ है तो वो जिंदगी भर उसी मीन्स रुका वहीं रहना चाहता है। उसी तरीके से अगर एक बॉडी जो नॉर्मल शेप एंड साइज का है उस पर आप फोर्स लगाना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं लाने देना चाहेगा। द प्रॉपर्टी बाय विच बॉडी रेजिस्ट टू चेंज, दैट प्रॉपर्टी और दैट फोर्स इज कॉल्ड मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप जानते होंगे सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज्यादा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका
सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड जल्दी अपना बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं करना चाहता है। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या है बच्चा? इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और मटेरियल of a body by the virtue of which it opposes any change in its shape or size when deforming forces are applied on it and recover its original state as soon as the deforming force is removed. दो बात है इसमें, बात समझिए। अगर एक बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो पहला, इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी का मीन्स बताता है कि कितना वो रेजिस्टिव क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है टू नॉट लेट द बॉडी टू चेंज इट्स शेप एंड साइज। कितना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स उसके अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो सकता है, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ दैट बॉडी। दूसरा, अगर वो बॉडी अपना शेप एंड साइज चेंज कर चुका है अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटा दे तो वो अपने नेचुरल शेप में आ जाए, देन इट इज कॉल्ड द मोस्ट इलास्टिक बॉडी। अगर वो एग्जैक्टली अपने शेप में आ जाए, मान लीजिए वो इतना शेप, उसका इतना साइज या शेप एंड साइज था, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं एंड इट बिकम्स लाइक दिस मच under the effect of deforming force. Now, when you remove the deforming force, if it comes back to its original shape exactly 100%, then it is the most elastic body of the universe. तो बातें इसी तरीके समझिए। दो चीज दिया हुआ है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब तो एक रेजिस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए बॉडी में। इट इज नॉट मींस शुड नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज वेरी इजीली। That kind of bodies are called elastic bodies. अगर by mistake और by chance और by any hook and crook अगर वो body अपना shape and size increase कर भी लेता है under the effect of deforming force, then it should come back to its original shape once the deforming force is removed. अगर हम उस deforming force को हटा दें तो उसको अपने natural shape में आ जाना चाहिए। अगर वो आ जाता है then it is the most elastic body in the universe. तो बहुत इलास्टिक है वो। तो वही कह रहा है यहाँ पे, elasticity is that property of material of a body by the virtue of it opposes any change in its shape। पहले तो अपोज करता है। अगर आप स्टील बॉडी देखो, स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। आप सोचते हो सर रबर इज मोर इलास्टिक, नो, स्टील इज मोर इलास्टिक। क्यों? बिकॉज इट follows the first principle by which it opposes any change in its shape or size। वो अपने अंदर में चेंज नहीं आने देना चाहता है, and that is the first property of elastic body when deforming force are applied। अगर बाय एनी चांस उसके अंदर में कोई चेंज आ भी जाता तब रबर वाला केस आता है। रबर जैसे बॉडीज होते हैं ना, जो अगर अपने बॉडी फोर्स लगाने पे अपना शेप एंड साइज चेंज कर लिया, जैसी फोर्स हटाया वो अपने नेचुरल शेप में जाना चाहता है on it and recover its original state as soon as the deforming force is removed, just tries to recover its natural shape or its condition when the deforming forces are removed। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। Okay, how many types of force bodies are there? So basically there are three type of bodies which are categorized। First is rigid body। हमने rigid body rotation में भी पढ़ा था। Rigid body is that body in which the distance between the 2 points or the intermolecular distance between any 2 points of that body does not change under the effect of external force। अगर a body is said to be rigid if the relative position of the constituent particles does remains unchanged, change नहीं करना चाहिए उनके बीच का distance, when an external deforming force are applied to it, when an external force are applied to it, external deforming force, ऐसा force जो उसको deform करना चाहता है अगर वो apply किया जाए तो relative position change होगा तो intermolecular distance change हो जाएगा। The nearest approach to a rigid body is diamond or carborundum। So diamond is almost like the most rigid body of the planet, which it is trying to say। तो mostly in हम हमारे rotation में the bodies which we studied were rigid only। perfectly elastic body किसको कहते हैं जरा देखते हैं। A body which perfectly regains its original form on removing the external deforming force। अगर हम deforming force हटाएं which regains its original form on removing the external deforming force is defined as perfectly elastic body is defined as perfectly elastic body। Example, quartz
क्वार्ट्ज इट्स लाइक वेरी क्वाइट क्लोज टू द परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. क्वार्ट्ज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारा एकदम इलास्टिक बॉडी जैसा बिहेव करता है. Now, third is plastic body. So, first was rigid, then perfectly elastic body, then plastic body. Plastic matlab once we apply the force, it changes its shape. Now, if we remove the force, it does not come back to its original shape. उसके अंदर में permanent strain, permanent change in the length आ जाता है. So, a body which does not have the property of opposing the deforming force लगाया तुरंत deform हो गया. First of all, it does not try to resist any change. Is known as plastic body. All bodies which remain in the deformed state even after the removal of deforming force are known as plastic bodies. Example, clay, wax, putty. ये सब आपने देखा होगा कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप एंड साइज इन ये चेंज कर लेते हैं, और जब हम फोर्स हटाते भी हैं तब भी अपना नेचुरल शेप पे वो आने की कोई टेंडेंसी नहीं रहती है. जैसे मट्टी को आप दबा दो, इट डज नॉट ट्राई टू कम बैक टू इट्स नेचुरल शेप. जिससे मीन्स पॉटरी होती है, या पॉटरी मतलब मीन्स विच यू हैव से सीन कि मट्टी से मीन्स वो शेप बनाते हैं. तो मट्टी से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया वाला पॉटरी जो करते हैं, वो क्ले जो होता है, इट इज अ plastic body. Why it is a plastic body? Because once you apply the force, it changes its shape. Even after the removal of force, it does not try to come back to its original form or original shape. So थोड़ा सा theoretical type का chapter लग रहा है अभी, और ये theoretical है भी. इसमें हम बहुत सारे numericals भी देखेंगे. या चलिए देखते हैं क्या है. I was taking water. So now, या सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस. तो हमारा ये, आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द टॉपिक वाज ओनली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो व्हाट इज सर स्ट्रेस? ध्यान से देखो. द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस. अगर एक सरफेस है, उससे एक रॉड क्लैम्ड है, एकदम जुड़ा हुआ है. नाउ अगर आप ये एफ एक्सटर्नल लगाते हो बॉडी पे, क्या लगा रहे हो आप? एफ एक्सटर्नल से रॉड को खींचते हो, तो रॉड के अंदर में बॉडी में अगर आप ध्यान दोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे देखोगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, और अंदर की तरफ उसके अंदर में क्या लग रहा होगा? एक फोर्स रीस्टोरिंग डेवलप हो गया होगा. रीस्टोरिंग, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? फोर्स रीस्टोरिंग. क्या नाम है? फोर्स रीस्टोरिंग. तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी स्टेबल है, उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं कर रहा है, 90% ऑफ द टाइम ये रॉड आप जब एक्सटेंड करोगे, खींचना चाहोगे, तो रॉड स्ट्रेच बहुत 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 कम होता है. उसके अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जिसके चलते उसका शेप एंड साइज चेंज होने की टेंडेंसी नहीं रखता है. एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स दैट विच डेवलप्स इनसाइड द बॉडी when an external force is applied, that restoring force is called as F restoring. तो वो जो restoring force डेवलप होता है उसको हम लोग F restoring कहते भी है. और स्ट्रेस को डिफाइन किया गया उसी रिस्टोरिंग फोर्स के बेसिस पे. स्ट्रेस को क्या डिफाइन किया गया है? स्ट्रेस इज F restoring developed in the body divided by area of the cross section area. So it's a very important formula. अब 90% ऑफ द केसेस में, 90% या 95% ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में आपका F restoring becomes exactly equal to F external applied in the body. So वो F external के बराबर हो जाता है. 90% ऑफ द केसेस या 95% ऑफ द केसेस में F restoring कितना होगा? F एक्सटर्नल जो लगाया गया, EXT जितना लगाया गया है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना बॉडी लेफ्ट जाता ना राइट, वो बराबर से वहीं रह जाता है. तो स्ट्रेस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. At equilibrium, most of the 90% of the cases, na body left जाए ना right जाए, then it is called equilibrium. At equilibrium,
हम इंटरनल रेजिस्टिव रिस्टोरिंग फोर्स को हम एफ एक्सटर्नल से भी इक्वेट कर सकते हैं, तो हमने एफ एक्सटर्नल से इक्वेट किया है यहाँ। डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस इन द बॉडी। हाँ या ना सर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर इट इज प्रेटी मच सिमिलर लाइक तो प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, प्रेशर इज अनदर थिंग विच आई विल एक्सप्लेन। स्ट्रेस नहीं है वो, प्रेशर कैन बी परपेंडिकुलर, और प्रेशर हमेशा बॉडी पे परपेंडिकुलर और कंप्रेस करना चाहता है। इसमें कंप्रेस नहीं, उसको मीन्स टेंसाइल भी होता है। सो आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन डिफरेंस बिटवीन stress and pressure. Stress is different thing and pressure is different. Pressure F परपेंडिकुलर के द्वारा लगता है, वो हम लोग जानते हैं, हम लोग उसको देखेंगे भी, बट उसका यूनिट इट इज प्रेटी मच सिमिलर लाइक स्ट्रेस ओनली। डायमेंशन क्या हो जाएगा? सर डायमेंशन के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको एक डायमेंशन तो याद रहना चाहिए, मैंने बार बार बोला है। कौन सा डायमेंशन? फोर्स का। तो अगर आप देखोगे तो डायमेंशन इज इक्वल टू, सर फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स का कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई व्हाट इज एरिया लेंथ स्क्वायर, सो इट बिकम्स एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आराम से हम याद रख सकते हैं, एम टू द पावर वन, एल टू द पावर माइनस वन and t to the power minus 2। यस और नो? हाँ या ना? चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। नाउ कितने प्रकार का स्ट्रेस होता है? बेसिकली 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, 3 प्रकार का स्ट्रेन होता है, 3 प्रकार का उनका रेशियो होता है। सर व्हाट इज स्ट्रेन? अभी तो आपने स्ट्रेन पढ़ाया नहीं है, स्ट्रेन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर रेशियो, नथिंग एल्स। सो अभी कितने प्रकार का स्ट्रेस होगा? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 टाइप्स के स्ट्रेस होंगे। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई स्लाइड आता है लिखने का प्रयास ना करें, पहले समझिए, देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है एंड देन मेक नोट्स। पहले समझने का प्रयास करो। आई होप कि जैसे ही तुम कुछ फिगर देखते होगे, कुछ लिखने वाला देखते होगे, you might start writing. No, first of all listen to the board and then start. Once you have understood, then start writing. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड में। फर्स्ट, ये 3 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, इन तीनों तरीके के स्ट्रेस को अच्छे से समझेंगे एंड देन वी विल गो एंड स्टडी स्ट्रेन। सो सबसे पहले अपना आता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में भी 2 प्रकार था, एक था टेंसाइल, एक था कंप्रेसिव। तो व्हेन द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे देखिए अगर इस क्रॉस सेक्शन को हम देखें, उस पर नॉर्मली लग रहा है अगर फोर्स, स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन इट इज नोन एज longitudinal when it acts perpendicular to the length. When the stress is normal, then the stress is called longitudinal. यानी सर कभी कभी फोर्स नॉर्मल नहीं भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उस केस में वो longitudinal स्ट्रेस नहीं बनेगा। So longitudinal stress is nothing but F perpendicular. Longitudinal stress, सर स्ट्रेस लिखो, उसके नीचे L लगा दो, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल। वो क्या होता है? F परपेंडिकुलर वाला डिवाइडेड बाय एरिया। यानी कुछ F पैरेलल भी आएगा क्या सर? यस, F पैरेलल भी आएगा। तो इट इज प्रेटी मच सिमिलर लाइक प्रेशर, बट प्रेशर कंप्रेस करता है, ये इलोंगेट करना चाह रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड longitudinal stress. So basically there are 2 types of longitudinal stress and we saw in the last slide. What was it? Tensile and compressive. Tensile and compressive. Let's see that one. टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस इलोंगेट करना चाह रहा होगा, इंक्रीज करना चाह रहा होगा लेंथ को। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू increase in the length of the body. ऐसा stress that tries to change the increase the length of the body, or you can say the stress, the longitudinal stress which tries to increase the length of the body, that stress is called, that longitudinal stress is called tensile stress. सर कंप्रेसिव क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेस करना चाहेगा। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच ट्राइज टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखते हैं, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव। यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा
इट इज ट्राइंग टू कंप्रेस इट, अंदर में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होके, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें इस पे क्या लग रहा होगा, एफ एक्सटर्नल, और अंदर से क्या डेवलप हो रखा होगा, एफ रीस्टोरिंग। एफ रीस्टोरिंग डेवलप हुआ होगा जो कि उसके शेप और साइज को चेंज होने देने से रोकेगा। सो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने प्रकार का आ रहा है सर, दो टाइप का आ रहा है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो लेंथ को इंक्रीज करना चाहता है वो टेंसाइल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो लेंथ को कंप्रेस करना चाहता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हाँ या ना, तो इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा कि क्या दे रखा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दूसरा क्या है अपना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या कहता है कि इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर द इन एवरी यूनिट ऑफ द सरफेस, सारे तरफ से अगर फोर्स लगे पूरे बॉडी पे, नॉर्मल फोर्स लगे, उस केस में हमारा देन इट अंडरगोज अ सर्टेन चेंज इन इट्स वॉल्यूम। अगर आप एक बड़ा सा बॉल देखो, उस पे सब जगह से एफ परपेंडिकुलर लग रहा है और उसका शेप अब चेंज होके ये इतना हो गया है। व्हाट इज द डेल्टा वी, सो दिस यूनिट इज कॉल्ड डेल्टा वी, चेंज इन द वॉल्यूम। अगर वो इतना बड़ा था वो थोड़ा कंप्रेस हो गया, क्यों, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज एफ परपेंडिकुलर। देन द फोर्स opposing this change in the volume per unit area is defined as volumetric stress। तो ये जब फोर्स लगता है तो देर इज ए टेंडेंसी नॉट टू चेंज द वॉल्यूम, येट देर इज सम चेंज इन द वॉल्यूम, थोड़ा सा चेंज आता है, ऐसा नहीं कि लेंथ में भी आता है, वॉल्यूम में भी आएगा एंड एरिया वाइज भी आता है। तो जब फोर्स लगती है चारों तरफ से तो बॉडी में कंप्रेसिंग टेंडेंसी होती है क्योंकि फोर्स लग रहा है। अगर उसको रोकता है वो मीन्स व्हेन ए बॉडी ट्राइज टू रेजिस्ट एनी चेंज in its volume, when the deforming forces are applied perpendicularly to it, then that restoring stress or force is called stress in the body। तो वो stress कितना हो जाएगा, so stress कौन सा वाला, volumetric is what, force perpendicular over all the surface divided by area। basically this is equal to pressure। ये प्रेशर है, पूरे बॉडी पे फोर्स लग रहा है एंड दिस स्ट्रेस कौन सा वाला, volumetric वाला is nothing, force perpendicular over all the area is nothing but change in pressure, या प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ द बॉडी। ये प्रेशर के बराबर होता है, इसको प्रेशर कह सकते हैं, क्यों, पूरे बॉडी पे लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू कंप्रेस दैट बॉडी। हाँ या ना, ये प्रेशर के बराबर भी होता है, इसको प्रेशर भी बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाँ या ना, चलिए आगे देखते हैं। नाउ शेयर स्ट्रेस, पहला हमने कौन देखा, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल के कितने टाइप्स थे, दो, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। कीप ऑन स्पीकिंग अलोंग विथ मी, मेरे साथ बोलिए। पहला लॉन्गिट्यूडनल, वेरी गुड। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल के कितने टाइप होते हैं, दो, टेंसाइल, कंप्रेसिव। टेंसाइल जो खींचना चाहता है, कंप्रेसिव जो दबाना चाहता है, बट वो लेंथ वाइज ही लगता है। अगर एक रॉड है, रॉड पे लग रहा है तब, जिस ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ वाइज लगे, पूरे बॉडी पे नहीं लग रहा है, बस लेंथ वाइज लग रहा है। नाउ सेकंड इज व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लगता है नॉर्मल, वो पूरे बॉडी का क्या लेंथ चेंज करेगा कि वॉल्यूम, इट विल चेंज द वॉल्यूम। नाउ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं आप घर में अगर कभी आपने जूता खरीदा होगा तो जूता का डब्बा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। नाउ जूते के डब्बा को लीजिए, उसके बेस पे फेविक्विक लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, फेविक्विक या फेविकॉल, उसको एक लकड़ी के टुकड़ा पे या अपने फ्लोर पे या किसी पे रख के चिपका दीजिए, बिल्कुल चिपक जाएगा। उसके बाद जब आप फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियली, उसके हाथ रखिए उसके सरफेस पे और ऐसे करिए, वो जूता का डब्बा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। हाँ या ना, तो when force tangentially acts on the surface of the body, it tries to tilt the body and tilt होने से body में एक deformation आता है। Such kind of forces which acts tangentially to the surface, that kind of forces is called shear stress और tangential stress। इसका नाम से ही पता चल रहा है, shearing stress और tangential नाम से ही पता चल रहा है ये फोर्स कैसा होगा मेरे बादशाह, ये फोर्स होगा फोर्स टेंजेंशियल, एफ टी। क्या होगा, एफ टी। सो व्हाट इट इज सेइंग,
when the stress is tangential, when the force is tangential to or parallel to the surface of a body, then it is known as shear stress. Okay, due to this stress, the shape of the body continues to get twisted but not its volume. उसका shape twist होगा but volume change नहीं करेगा, volume वही रहेगा, shape distort हो जाता है but volume वही रहता है. पिछले केस में वॉल्यूमेट्रिक स्टेट में वॉल्यूम कम हो गया था, वॉल्यूम कम कंप्रेस होने से वॉल्यूम कम हो गया था, इस बार वॉल्यूम नहीं कम हो रहा है. हाँ है ना. चलिए देखते हैं. The shape of the body changes but volume change नहीं होता है. So shear stress is what? So stress कौन सा वाला? Stress कौन सा वाला? shear stress. S से दिखाइए. Longitudinal और बल्क जिसको बल्क नहीं वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं और हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं. और तीसरा क्या? shearing. सर F परपेंडिकुलर नहीं, F टेंजेंशियल बाय एरिया ऑफ द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको प्रेशर नहीं बोलते हैं, प्रेशर बस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को बोलते हैं प्रेशर. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को बोलते हैं प्रेशर. हाँ या ना. हाँ या ना. चलिए आगे देखते हैं और इस पे और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं. नाउ ब्रेकिंग स्ट्रेस आपने सुना होगा या देखा होगा. एक रबर पे स्ट्रेस लगाओ, स्ट्रेस लगाओ, स्ट्रेस लगाओ, स्ट्रेस लगाओ, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे वह टूट जाता है. आपने रबर को इलोंगेट करके देखा होगा. द फोर्स और द स्ट्रेस एट विच द बॉडी गेट्स ब्रेक्ड, बॉडी गेट्स ब्रोकन, एट दैट पॉइंट जो स्ट्रेस लग रहा होता है दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस. एक वायर आपने ये भी सुना होगा, लिफ्ट था, लिफ्ट का वायर से जा रहा था, लिफ्ट का वायर टूट गया, लिफ्ट नीचे गिर गया. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ लिफ्ट के वायर का भी होता है. सर एक ब्रिज होता है, ब्रिज ब्रिज पे स्टील केबल्स लगे होते हैं. अगर ब्रिज का लोड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? केबल पे लोड बढ़ेगा, केबल टूट जाएगा. दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस. सो ये बहुत काम का चीज है आपका सिविल इंजीनियरिंग में. सिविल इंजीनियरिंग में इसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि every construction depends upon the stress and the strain of all the material qualities that are used in the construction. Means rod, iron rods, steel cables, means all that structures का breaking stress पहले test होता है तब use होता है. स्टील केबल्स, कॉपर केबल्स, मीन्स कॉपर केबल्स तो आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होता है. स्टील केबल्स आप अगर ब्रिजेस देखोगे उसमें स्टील केबल्स का यूज होता है. चलिए देखते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है. The minimum stress required to cause the actual fracture of a material, to cause the actual means actual fracture of the material. Fracture मतलब टूट जाना, fracture मतलब टूट जाना of a material is called breaking stress or ultimate strength. That was the ultimate strength which it could have beared up. उससे ज्यादा नहीं कर सकते, टूट जाएगा वो. So maximum stress that a material can bear is called breaking stress. That is called breaking stress. सर एक F max लगा रहे हैं, उससे ज्यादा लगा, पार्ट टूट जाएगा, अलग होके निकल जाएगा, तब यानी वो अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स भी उसको बचा नहीं पाया, टोटली अलग हो गया, टूट के फेंका गया. So breaking stress is F maximum upon area. Force maximum required to break the body is called F max. What does this breaking stress depends upon? फर्स्ट नेचर ऑफ द मटेरियल, कैसा उसका क्वालिटी है. टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो बॉडी जल्दी टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेन हो जाता है, मींस बहुत कमजोर हो जाता है. इम्प्योरिटीज, अगर प्योर बॉडी नहीं है तो वो जल्दी टूटेगा. कोई भी बॉडी में इम्प्योरिटीज मिलाई हुई है तो उसकी टेंडेंसी, स्ट्रांगनेस, उसका कैपेबिलिटी वीक हो जाएगा. इंडिपेंडेंस किस पे होता है? स्ट्रेस का. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया. तो ध्यान देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है. आप पतला सा कॉपर का केबल लो, कॉपर वायर लो, या आप थोड़ा सा और पतला ले लो, दोनों का ब्रेक, अगर ये कॉपर है तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगी. सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस, सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा दोनों का, क्योंकि दोनों कॉपर है. मटेरियल पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है.
एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, थिकनेस पे नहीं, अप्लाइड फोर्स पे भी नहीं डिपेंड करता है। आप कितना भी फोर्स लगा रहे हो उस पे, हर बॉडी का अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। कॉपर है तो उसका अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, आयरन है तो अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, अल्मुनियम है तो अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। सर तो ये एफ मैक्स क्या है? एफ मैक्स इज टेलिंग कि अगर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर हम बॉडी ले तो उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड। इफ यू सी, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू फिक्स है किसी मटेरियल का। अगर फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एरिया, तो सर ये फोर्स मैक्सिमम चेंज कर, अगर फोर्स मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर एरिया का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो है, अगर मैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूंगा तो ये फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि दिस इज फिक्स क्वालिटी, दिस इज फिक्स। तो ये हर बॉडी का अपना अपना क्षमता। मैक्सिमम लोड which can be applied on the wire depends upon cross sectional area। मैक्सिमम लोड जो हम लगा सकते हैं, मैक्सिमम एफ मैक्स जो लगा सकते हैं, लोड मतलब फोर्स जो हम लगा रहे हैं, वो एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स्ड है। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इंप्यूरिटीज पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम लोड यानी मैक्सिमम फोर्स ब्रेकिंग स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, अगर एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो। जिस चीज पे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है उस पे ही फोर्स डिपेंड करेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर एंड इंप्यूरिटीज। जितना ज्यादा इंप्यूरिटी मिलाएगा उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस उतना लो हो जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, जैसा मटेरियल होगा वैसा उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस। वो तो मेजरिंग और एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि कैसा, जितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस उतना ही ज्यादा होगा। हाँ या ना? आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Okay, so question has come in front of us. पहला question time. So this is our first question. चलिए solve करते हैं। The ratio of radii of the two wires of the same material, since they have same material, so their breaking stress will be same. The ratio of radius of same material. So R1 by R2 is given 2 is to 1. Okay. If they are stretched by the same force, the ratio of stress. So stress क्या होता है? सर फोर्स ऑन टू मीन्स टू बॉडीज, हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। सो राइट नाउ वी विल राइट फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर रेशियो ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है तो सर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस 1 ऑन बॉडी 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑन बॉडी 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 1 डिवाइडेड बाय एरिया divided by force on 2 divided by area of 2. Now they are saying if they are stretched by same force, so force, this force, let this force be what? F. This will be also F. So F and F will get cancelled. So what is our answer? Stress 1 by stress 2 is equal to area 2 divided by area 1. अब वायर है, वायर क्या होता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है वायर्स, तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R1 का स्क्वायर। सर ये कट गया, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा बताइए? 2 by 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 by 1 is 4 by 1 is the final answer. 4 is to 1 is our final answer. 4 is to 1. This is the ratio of the stress. चलिए next question. Okay. So now second question of the day. The breaking stress of aluminum is given. So breaking stress is common at a particular temperature. It is 7.5 into 10 to the power 8 dyne. So it is a unit of force on a dyne series में per centimeter square. The maximum length of the aluminum wire that can hang vertically without getting broken under its own weight. Maximum under its own weight. Density of the maximum कितना ले सकते हैं लेंथ? अगर आप ध्यान दो, मैक्सिमम जो लेंथ हम ले सकते हैं, मान लेते हैं हम वो एल लेते हैं। इसके खुद के वेट के चलते
कितना लोड हो जाएगा? इसके खुद के वेट के चलते यहाँ पे एक लोड लग रहा होगा, वेट, हाँ या ना? हालांकि आगे जाके देखेंगे जब हम लोग कैलकुलेट, तो वो सेंटर पे लगता है वेट। बट अभी मान लेते हैं एल लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का वायर है, एंड मैक्सिमम उसका वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, जो हम एंड पे लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम लेंथ हम एल ले लेते हैं। तो कितना कितना मैक्सिमम लेंथ ले सकता है, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो गिवन। सो रो इज व्हाट, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर, तो क्या हो जाएगा? सर, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। सर, ब्रेकिंग स्ट्रेस तो दिया हुआ है 10⁸ फोर्स क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय एरिया। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एरिया, let that area be A. Now what is volume of this wire? Sir, length into area is the volume into rho into g divided by area. एरिया से एरिया कट जाएगा, लेंथ कितना दिया हुआ वही निकालना है। तो लेंथ इनटू व्हाट इज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू ग्रेविटी 9.8 मीटर होता है। तो 9 जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि सीजीएस यूनिट में काम कर रहे हैं, 980 is equal to 7.5 into 10 to the power 8. So what is L? 7.5 into 10 to the power 8 divided by 27, अगर यहाँ से हटा दे डेसिमल तो, into 980. So if you see 7512, yeah, it is divisible by 3, so it becomes what, 2525 divided by 9 into 980 into 10 to the power 8. So what it will become, it's almost like 25, how many times are 980? So 970, no, it won't be properly divisible. So what I can write, 9817. So 9 9 ja, so it will boil down to what? It will boil down to 25 into 10 to the power 8 divided by 9 8 ja 72 7, 9 8 ja 9 8 ja 77, 9 9 ja 81 or 788 into 10 to the power 1. So if we see, if we take it as 25 by almost like 900 into 10 to the power 7, the answer will be very close to 1 by 25, 3 ja 75, 15, 6 ja into 10 to the power 7. So 36, 72, 108, almost very much near to 300 now. If we will take 3 into 10 to the power 5 is the length, centimeter. If I divide it in meter, so 100 divide कर देंगे तो 300 meter. 300 meter is the maximum length of the wire that can be taken to bear up its own weight. Under its own weight, it can bear up this much of stress. हाँ या ना? सो बेसिकली हमने कैलकुलेट किया है, और वहां पे हमने एरिया से कैंसिल हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया, एंड देन आई हैव डन सम अप्रोक्सीमेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग। 882 को मैंने 900 ले लिया है, एंड एवरीथिंग वाज गिवन इन सीजीएस, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, आई हैव कन्वर्टेड इनटू मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा नया टॉपिक आ चुका है, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने समझ लिया, जो फोर्स एक्सटर्नल लगाया जाता है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी में डेवलप हो जाता है, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? चलिए स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं। स्ट्रेन मीन्स जब भी आप रिस्टोर मीन्स फोर्स लगाओगे डिफॉर्मिंग, उस बॉडी में थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया और चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है, एंड दैट चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी under the effect of deforming force by original length of the body is called strain. That is delta L upon L for, आगे पढ़ेंगे। तीन प्रकार का स्ट्रेन होता है। Since it is a unitless quantity, why? Because it is a ratio.
इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी एंड डायमेंशनलेस रेशियो, एल एल कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, एरिया एरिया कट जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाए कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस तीन प्रकार का स्ट्रेन होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है तो उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। एंड शियर स्ट्रेस होता है तो शियर स्ट्रेन होता है। सर नया तो नहीं सीख रहे हैं, जो स्ट्रेस में था वही स्ट्रेन में होगा। कितने प्रकार के हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखे थे? दो प्रकार के, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। उसी प्रकार से सर यहाँ पे क्या होगा? सर टेंसाइल स्ट्रेन होगा एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। सो जितने प्रकार का स्ट्रेस उतने प्रकार का स्ट्रेन। देखते हैं, सबसे पहला स्ट्रेन क्या दिया हुआ? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, देयर इज सम चेंज इन द लेंथ एंड दैट लेंथ इज डेल्टा एल। हालांकि एक रॉड को जब आप खींचते हो तो आपको विजिबल चेंजेस नहीं दिखते हैं। ऐसा मत समझना 2 मीटर का है तो वो 4 मीटर नहीं, वो 2 मीटर में 0.0002 मीटर का चेंज आता है। बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। ये स्ट्रेन जो होता है ये बहुत छोटे होते हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन बहुत ही छोटा होता है। डोंट थिंक कि यू विल बी एबल टू सी द एग्जैक्ट चेंज विथ योर नेकेड आई, नो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? सर change in the length of the body when the force is applied divided by original length of the body. So change in the length of the body divided by original length of the body is called longitudinal strain of the body. हाँ या ना? longitudinal strain. So formula क्या है? डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल जो लेंथ था डेल्टा एल अपॉन एन। सो लेंथ लेंथ का यूनिट कट जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब देखो इस वाले में दो तरीके के होते हैं। अगर मैं देखूं, अगर ये मेरा रॉड था, अब मैं लेट द लेंथ ऑफ द रॉड बी, ये लेंथ था ओरिजिनल, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स एक्सटर्नल, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चा? थोड़ा चेंज इन द लेंथ होगा। दिस पार्ट इज डेल्टा एल, हाँ या ना? दिस इज टेंसाइल, दिस स्ट्रेस इज टेंसाइल ना? तो मीन्स आपका जो स्ट्रेन होगा, ये कौन सा स्ट्रेन होगा? ये स्ट्रेन कौन सा है? कंप्रेसिव या टेंसाइल? दिस इज टेंसाइल। द स्ट्रेन इन टेंसाइल इज व्हाट? डेल्टा एल बाई एल। ये डेल्टा एल क्या होगा? दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अगर मैं दूसरा बात करूं, अगर फोर्स लगता है एक बॉडी पे and now the force which is acting is suppose in this direction, it will cause what? Deformation। तो इसमें बॉडी यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा। here will be also delta L, this delta L will be strain compressive, और यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल होगा, ये डेल्टा एल क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज द शेप ऑफ द बॉडी, इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज, इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज। सो स्ट्रेन दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाले दो प्रकार के होते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल में लेंथ डेल्टा एल इज पॉजिटिव, डेल्टा एल इज नेगेटिव, क्योंकि वहां पर लेंथ घट गया, चेंज इज नेगेटिव। चेंज मतलब फाइनल, अगर इनिशियल 5 मीटर था तो फाइनल 4.998 होगा, तो 0.002 का चेंज होगा, नेगेटिव होगा वो, हाँ या ना? नाउ इफ यू सी दिस वाज आवर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल दो प्रकार के, दैट वाज कंप्रेसिव, दैट वन, दिस इज कंप्रेसिव strain and this is tensile strain। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहता है? सर व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड इट कॉजेज व्हाट? चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा वी बाई वी चेंज, दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा। वॉल्यूम पहले कुछ ज्यादा था, अब कुछ कम हो गया, सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
इसका एग्जाम्पल एक बताऊं मैं, तो अगर आप पानी के अंदर जाओगे, मीन्स सपोज दिस इज वाटर, पानी के अंदर आप एक रबर बॉल को ले जाओ या किसी को भी ले जाओ, इट विल वाटर ड्यू टू इट्स प्रेशर एट द हाइट एज, बॉटम में जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाता है। दिस यू विल स्टडी इन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अगर एक बॉडी ले जाए तो चारों तरफ से फोर्स लगता है पानी का, और उस बॉडी को स्क्वीज कर देगा। क्या कर देगा? स्क्वीज कर देगा। वो बॉडी कुछ छोटा शेप का हो जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं। बॉडी का एक्चुअली वो स्क्वीज होके कुछ ऐसा हो जाएगा। कहां पे लगता है ये प्रेशर? तो ये पानी के अंदर लगता है, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर लगेगा। वाटर में जैसे जैसे अंदर जाओ प्रेशर बढ़ता जाता है, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, force due to water pressure. What will it cause? It will cause in the decrease in the volume of the body. पहले वॉल्यूम V था, अब कुछ V डैश हो जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? सर V माइनस V डैश। तो बेसिकली ये पानी के अंदर रबर बॉल ले जाइए तो साफ साफ विजिबल होता है, नेकेड आई से दिखता है, थोड़ा ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, और जैसे जैसे पानी के अंदर जितना ले जाएगा प्रेशर बढ़ता जाता है। वो उसके बारे में ग्रेट, आपने अगर आईसीएसई से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा, प्रेशर एट द बॉटम due to liquid column is h rho g। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा हाइट पे डिपेंडेंट होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है, एंड ग्रेविटी। जैसे जैसे प्रेशर पानी के चलते बढ़ता जाता है हाइट के रिस्पेक्ट में, हाइट जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना ज्यादा हाइट बढ़ता जाएगा एंड प्रेशर बढ़ता जाता है। नाउ थर्ड वन इज, सो व्हाट वाज इट? दिस वाज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चारों तरफ से प्रेशर लगना, चेंज इन वॉल्यूम होना। नाउ थर्ड वन इज शियर स्ट्रेन। सो शियर स्ट्रेस क्या था? टेंजेंशियल फोर्स के चलते लगता था, टेंजेंशियल फोर्स के चलते लगता था। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन किसके चलते होगा? टेंजेंशियल फोर्स के चलते होगा बच्चा, टेंजेंशियल फोर्स के चलते होगा। एंड व्हाट इट विल कॉज? वो जूता का डब्बा ले लीजिएगा, इट विल टिल्ट, एंड दिस एंगल, लेट दिस एंगल बी शियरिंग एंगल बी फाई। दिस इज शियरिंग स्ट्रेन को किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। tan phi is our shearing strain। हालांकि ये एंगल बहुत छोटा होता है, एंड फॉर इन बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स sin theta is nearly equal to theta, tan theta is nearly equal to theta। ये यूज करेंगे यहाँ पे, tan phi इज आवर शेयरिंग स्ट्रेन, और tan phi को phi भी लिख लिया जाता है क्योंकि phi बहुत ही छोटा एंगल है। x अपॉन एल, x इज व्हाट? कितना टिल्ट हो गया ये लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। सो tan phi इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज x बाय l। हाँ है ना? x बाय l। व्हाट इज x? x is by how much amount it has tilted that length divided by the original length of the body। कितने लेंथ से वो खसक गया, कितने एक्स से वो टिल्ट हो गया। हाँ या ना? शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं, और सॉरी, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं और एंगल ऑफ शेयर कहते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन इज बेसिकली एन एंगल tan phi होता है x बाई एल। सो tan phi x बाई एल, इट इज ऑल्सो लेंथ, इट इज ऑल्सो लेंथ, ये भी कट जाता है। हाँ या ना? So longitudinal strain is the change in the length of the body, volumetric strain is the change in the volume, and shearing strain आपको लग रहा था कि एरिया वाला होगा, बट एरिया नहीं है, it is also the tiltness, कितना टिल्ट हो जाता है। It is represented in angle, and represented in angle, and angle when majority of the times it is angle is small, that small angle is taken as phi। तो tan phi is basically x by l। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट। Now relation between angle of twist and angle of shear, it is very important topic। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। अगर मैं इसको समझाऊं तो ध्यान से देखिए, अगर कोई सिलेंडर है जो ऊपर से अटैच है और मेरा बॉडी ऐसे है, अगर मैं बॉडी को थोड़ा टिल्ट कर दिया, मीन्स ये अंगूठा मेरा देखिए देखिए कुछ 5 डिग्री से घूम गया, जूम। तो आप देख रहे हैं, अगर ये बॉडी को मैं टिल्ट कर दिया तो ये पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा। अगर आप ध्यान दो
आपका ये बॉडी P वाला पॉइंट P डैश पे पहुंच जाएगा, हाँ या ना? तो मैंने ट्विस्ट कितने एंगल से किया? एंगल ऑफ ट्विस्ट इज थीटा। सो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है? एंगल ऑफ ट्विस्ट कितने से मोड़ा गया है? दैट इज थीटा। एंगल ऑफ शेयर हमेशा याद रखना फाई होता है, एंगल ऑफ शेयर के लिए हम लोग फाई यूज करते हैं। तो पार्टिकल P पॉइंट से P डैश पे चला गया तो फाई क्या हो जाएगा? जूम, तो ये फाई हो जाएगा कितना? फाई इज रिप्रेजेंटेड कि वो, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मेरा P से कनेक्टेड वाला लाइन ये था, अब नया P डैश से कनेक्टेड लाइन ये होगा, तो ये एंगल इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, सॉरी एंगल ऑफ शेयर। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस छोटे से अगर सर्कल में देखूं तो ये हम लोग आर्क लेंथ P से P डैश को हम लोग L मान लेते हैं। व्हाट इज इट? P से P डैश को मैं L मान लेता हूँ। P से P डैश को मैं L मान लेता हूँ, ये जो लेंथ है ये L है। तो हम L को क्या लिख सकते हैं बच्चा? सर L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, आर्क लेंथ इज इक्वल टू R इंटू थीटा इन रेडियन। R इज द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला। नाउ सर एक और चीज है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, जो ये लेंथ है वो L है, और L को हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू ये आर्क लेंथ ये छोटा वाला इज इक्वल टू R, रेडियस इज L। इस टर्म्स में, इस ट्रायंगल में भी L को हम क्या लिख सकते हैं? L इंटू फाइव, ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ है ना? सर तो यहां से क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। ये वाला आर्क लेंथ इस सर्किल के लिए लिखे, एंड ये वाला आर्क लेंथ ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसके लिए लिख रहे हैं। तो यहां से एल को आर थीटा इन रेड इज इक्वल टू एल इंटू फाइव। सो एंगल ऑफ शेयर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। याद रखिएगा, आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। Angle of shear is equal to R into angle of twist divided by original length. Theta is angle of twist. Theta is what? Angle of twist. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Theta is what? Angle of twist. Phi is what? Angle of shear. अगर मैं 30 डिग्री से रोटेट किया हूं तो व्हाट इज द एंगल ऑफ शेयर? तो आर रेडियस ऑफ मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थीटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये रेडियन में लेना है आपको, रेडियन में लेना है आपको। किस में लेंगे बच्चा? रेडियन में लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड? इफ यू सी, वी डिड 2 क्वेश्चंस, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A wire of length 1 meter and radius 2 millimeter is clamped from its upper end. The lower end is twisted through an angle of 45 degree. Find the angle of shear. So what we have studied just now. तो अगर मैं देखूं, अगर मैं ये देखूं तो मैं अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट किया हूं तो ये पॉइंट P डैश पे चला जाएगा, और अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई। और ये एंगल अपना अंदर में सेंटर से क्या हो जाएगा? थीटा। सो मींस दिस आर्क लेंथ, this different color, let that be blue one. This arc length, this arc length is equal to R into theta, and this arc length is also the original length L into phi. So R into theta is equal to L into phi. Yes or no? Just wait a second. Hello. Yeah. So now what you will do? You want to find the tan phi? Phi. So phi is nothing R into theta divided by original length. So what is the radius? Radius is 2 millimeter, 2 into 10 to the power minus 3 into millimeter को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, into what is the original length? 1 meter. What is the angle? Pi by 4. Always take in radian. Pi by 4. So it becomes 2 pi to 2 ja 4 pi by 2
इंटू 10⁻³ सो विच पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ is what means angle of shear is the angle of shear 3.1 by 2 angle of shear यही हो जाएगा 3.14 divided by 2 into 10⁻³ that is 5 चलिए आगे बढ़ते हैं no so since it is an angle so you can take this one as angle only so phi is equal to this much 90 degree into divided by 10 to the power means 45 pi by 2 into 10 to the power minus 3 very small angle चलिए आगे देखते हैं now Hooke's law what does Hooke's law say so Hooke was a scientist who said the according to this law within the elastic limit the stress produced in the body is directly proportional to the corresponding strain जो स्ट्रेस बॉडी में आएगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या हम कह सकते हैं जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन या एक बॉडी में अगर स्ट्रेन ज्यादा आया हुआ है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस ज्यादा लगाया गया होगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन एक कांस्टेंट आ जाता है सो स्टेटमेंट के अनुसार से हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो क्या हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसको हम लोग ई बोलते हैं इनटू स्ट्रेन तो यहां से ये कांस्टेंट जो आता है वो कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा अगर इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड मॉड्यूलस of elasticity आया ना so अगर ग्राफ बनाए since it is directly proportional that graph is coming as a straight line obvious बात है within an elastic limit तो graph is coming as a straight line and the slope will give me E slope is equal to what the stress by strain so it will give me E it will give me E, nothing else but E, modulus of elasticity. हाँ ना? Modulus of elasticity. Modulus of elasticity is a constant which is the property of a material. आयरन का अपना होगा, कॉपर का अपना, अल्युमिनियम का अपना, स्टील का अपना, हर बॉडी का अपना अपना एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. हाँ ना? चलिए आगे देखते हैं. Now this elastic ई डिपेंड्स अपॉन ये स्ट्रेस स्ट्रेन पे नहीं डिपेंड करता है ये मटेरियल के क्वालिटी पे डिपेंड करता है इम्प्यूरिटीज पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इस चैप्टर में कोई भी बॉडी की खासियत तीन चीज पे मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल इम्प्योरिटी एंड द टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा स्ट्रेस वीक हो जाएगा अगर मैं इम्प्योरिटी डालूंगा बॉडी कमजोर हो जाएगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कमजोर हो जाएगा नाउ ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सर फॉर्मूला में तो स्ट्रेस स्ट्रेन दिख रहा है फिर इंडिपेंडेंट कैसे हो जाता है इस चीज को समझिए जैसे हमने अगर आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है डेल्टा वी बाई आई क्या रेजिस्टेंस वी और आई पर डिपेंड करता है नो resistance does not depend upon delta V. Resistance does not depend upon I. It depends upon what? Resistance का अपना फॉर्मूला होता है resistance is equal to rho L by A. It depends upon the length of the conductor, area of the conductor and resistivity of the material. उसी तरीके से जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिख रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन पे नहीं डिपेंड करता है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर नेचर एंड इम्प्योरिटी तो ये खासियत है बॉडी की ये ऐसे आप स्ट्रेस बढ़ाइएगा तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा आप स्ट्रेन बढ़ाइएगा तो स्ट्रेस जरूर बढ़ा हुआ होगा जो स्ट्रेन बढ़ा होगा तो ये रेशियो कांस्टेंट रह जाएगा ऐसा नहीं स्ट्रेस बढ़ाने पे ये बढ़ जाएगा नो स्ट्रेस बढ़ाएगा स्ट्रेन बढ़ जाएगा कांस्टेंट ये दिस इज द कांस्टेंट तो ये रेजिस्टेंस जिस तरीके से रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है उसी तरीके से अपना ये भी इम्प्योरिटी एंड मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है चलिए आगे बढ़े सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी क्या खासियत है मोर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मोर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है बॉडी इट मींस
इलास्टिक मटेरियल विल हैव मोर टेंडेंसी टू रिगेन इट्स नेचुरल शेप, पहला, अंडर द इलास्टिक लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन, नॉट परमानेंट डिफॉर्मेशन। अंडर द इलास्टिक लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन, जितना तक खींचा जा सकता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। अंडर द इलास्टिक लिमिट, उस बॉडी की ज्यादा टेंडेंसी होती है अपने अंदर रेजिस्ट करने की, चेंज की। अगर कोई मुझे खींचना चाहता, मैं चेंज नहीं होना चाहूंगा। अगर मैं चेंज हो भी गया तो मैं अपने नेचुरल शेप में आ जाऊंगा, अगर वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। हाँ या ना? दैट इज द सिग्निफिकेंस। जितना ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उतना ज्यादा टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओन नेचुरल शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। Within elastic limit, the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is called Young's modulus. तो बेसिकली अगर मैं देखूं यंग्स मॉडुलस, अगर वो चर्चा कर रहा है, ओके, व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? तो बेसिकली अगर आपका देखे, मैं बताता हूं, तीन तरीके की आपकी स्ट्रेस थी। स्ट्रेस कितने प्रकार का था? लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा क्या है? शियर स्ट्रेस। जितने प्रकार के स्ट्रेस, उतने प्रकार के स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के थे। तो स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली सिग्मा से दिखाते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर मैं देखूं तो चलो देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, जितने प्रकार के स्ट्रेस होंगे उतने प्रकार का स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। उसी तरीके से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन प्रकार का होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग ई से दिखाते हैं, बट वो ई का वैल्यू हर जगह चेंज हो जाता है। तीन डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स आएंगे, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चा? तो सिंस इट इज ए रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यंग्स मॉड्यूलस किसका हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। बल्क मॉड्यूलस के लिए बी यूज करते हैं, बल्क मॉड्यूलस के लिए बी और के यूज करते हैं। बल्क मॉड्यूलस के लिए, इसके लिए वाई यूज करते हैं, इसके लिए बल्क मॉड्यूलस के लिए बी और ये। और शेयरिंग स्ट्रेस के लिए क्या यूज करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं इसको, रिजिडिटी। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चा? आईटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आईटा से दिखाते हैं। जिस तरीके स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर रेशियो, तो हम लोग पहला चीज यंग्स मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं, और आने वाले क्लासेस में बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे। इसीलिए आपको अगर देखोगे यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस का चर्चा कर रहा है। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल। सो यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस कौन सी वाली? लॉन्गिट्यूडनल बाय स्ट्रेन कौन सी वाली? लॉन्गिट्यूडनल। ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चा? फोर्स पर यूनिट एरिया बाय डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाएगा। नाउ सो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला ऐसे बनता है। अगर हम यूनिट देखें तो सर डेल्टा एल बाई एल तो कट जाता है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, तो बेसिकली इट विल हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये डायमेंशन भी वही हो जाएगा। फॉर स्प्रिंग एफ इजिकल टू के एक्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस। अब यहां से हम लोग फोर्स निकालना चाहे तो फोर्स क्या आ जाता है सर? यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई
एल, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाता है. तो लोड अपॉन एलोंगेशन इज नथिंग बट tan थीटा. यहाँ पे स्लोप हमारा क्या दे देगा, फोर्स बाई डेल्टा एल. फोर्स बाई डेल्टा एल क्या दे देगा, यंग्स मॉडुलस एरिया बाई लेंथ. यहाँ पे हमको आराम से क्या मिल जाएगा, अगर मैं फोर्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एल देखूं तो क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस एरिया बाई एल. यहाँ से ये भी निकाला जा सकता है. स्लोप से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, हाँ या ना. चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द डे. चौथा क्वेश्चन आज का, देखते हैं क्या है. और कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास, उसका मास नेग्लिजिबल है. लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ वन एंड फिक्स्ड. Ball of mass 1 kg is attached to the other end. The wire and the ball are rotating with an angular velocity of 20 rad. Okay. If the elongation in the wire is this much, find the Young's modulus. अपने एक टेबल पे मान लीजिए एक टेबल है, उस पे एक रॉड रखा हुआ है. यहाँ से पाइवट और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, एक बॉल जुड़ा हुआ है. एंड इट इज रोटेटिंग ओमेगा से. तो इस पे क्या लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. हाँ या ना. क्या बोल रहा है, कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास. कॉपर वायर का कोई मास नहीं है, लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर का लेंथ है. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, एल इज 1 मीटर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज हाउ मच, 10⁻⁻�6. तो इस वायर पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा होगा उस बॉल के चलते, क्योंकि बॉल पे एक सूडो फोर्स एम आर स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा. वन इनफिनिट बॉल ऑफ 1 kg is fixed to the other end. The ball and the wire and the ball are rotating with an angular velocity of 20 rad. So omega is also given 20 rad per second, and mass of ball is given 1 kg. Elongation दिया हुआ डेल्टा एल मेरा दिया हुआ that is 10⁻³ मीटर. Young's modulus निकालना. So we know what is Young's modulus. So Young's modulus is equal to stress upon strain, stress divided by strain. सर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा एल अपॉन एल. सर फोर्स कितना लग रहा है, तो सर एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ द वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ 10⁻⁻6. सो एरिया इज 10⁻⁻6. चेंज इन द लेंथ भी दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ इज 10⁻³ और ओरिजिनल लेंथ इज 1 मीटर. सो यहां से निकाला जा सकता है यंग्स मॉडुलस मास ऑफ द बॉल, जिसके चलते लग रहा होगा 1 kg. रेडियस इज व्हाट, 1 मीटर. ओके, रेडियस इज द लेंथ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेंथ है 1 मीटर. ओमेगा स्क्वायर इज 20 into 20 20 into 20 into original length of the wire is 1 divided by 10⁻⁻9. So 2 2 जा 4, so it becomes 4 into 200. ऊपर में जाएगा तो ऊपर में जाएगा तो 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 4 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हाँ या ना. हम आसानी से यंग्स मॉडुलस हमने निकाल लिया है. सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन रिगार्डिंग बट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि इसमें स्यूडो फोर्स लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल. सेकंड fifth question of the day. The graph shows the extension of a wire of length 1 meter suspended from a roof at one end and with a load of W connected to the other end. If the cross sectional area of the wire is this much, Young's modulus. Sir, यहाँ पे W क्या है? W is nothing but the load. W is load. W is load is given connected to the other end. Sir, इस ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा मुझे? Slope will give W per unit delta L. बेसिकली फोर्स पर यूनिट डेल्टा एल मुझे दे रहा है, और उन्होंने मुझे निकालने क्या बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है. क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. यंग्स मॉडुलस क्या होता है,
फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। तो सर फोर्स अपॉन डेल्टा एल तो मुझे मिला हुआ है स्लोप से। अगर मेरे को एरिया और लेंथ पता चल जाए, एरिया पता चल चुका है, लेंथ लेंथ भी 1 मीटर दिया हुआ है, लेंथ भी 1 मीटर दिया हुआ है। नो, सो y इज इक्वल टू फोर्स इज स्लोप। स्लोप में अगर देखूं तो स्लोप कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू दिस मच डिवाइडेड बाय दिस मच, 100 माइनस 20। सो फोर्स इज फोर्स बाय डेल्टा एल, या स्लोप क्या लिख सकते हैं, this much by this much, how much, 100 minus 20 divided by what is the base, 5 minus 1 is 4, so 80 by 4, that is 20 newton per millimeter. Newton force per unit, length is given at the newton per millimeter. So force is 20 divided by delta L is okay, length by length will get cancelled out, so area is 1, and millimeters to millimeter length area is 1 millimeter square. So 1 into 10 to the power minus 3 ka square into original delta L is in millimeter, area we have taken, and length 1 millimeter. 1 meter is given now, 1 meter. Delta L was in millimeter. So if we convert into meter, it will be like this. So what it is coming is 20 into 10 to the power 9. So Young's modulus is 2 into 10 to the power 10. Young's modulus is equal to 2 into 10 to the power 10 Newton per meter square. हाँ या ना, I've converted, did everything. यहाँ पे स्लोप जो है मिलीमीटर में, न्यूटन पर मिलीमीटर, सो इट इज 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 मिलीमीटर, इसको कह सकते हैं, हाँ या ना. So 20 by area is given 1 millimeter square, I've converted into meter, and delta L 1 millimeter को मैंने convert कर दिया मीटर में, original length was L, so we have calculated the Young's modulus. So next question number 6. Question number 6, what it is saying, tell me. Two wires are made up of the same metal, metal same है तो Young's modulus will be same. The length of the wire, first wire is half that of second length wire, and its diameter is double to that of second wire. If equal loads are applied to both of the wire, then the ratio of their increase in the length. Okay, तो दो अलग अलग वायर है, एक थोड़ा पतला है, सॉरी, एक थोड़ा पतला है और एक थोड़ा सा मोटा है, डबल. Two wires are made of the same metal, the first length of the first wire is half, so पहला वाला half है, सेकेंड वायर एंड डायमीटर इज डबल, जो हाफ आधा है उसका डायमीटर डबल है, इसको ले लेते हैं कुछ ऐसा, L बाई 2 ओरिजिनल L, डायमीटर मतलब इसका रेडियस अगर मैं R मान लूं तो इसका रेडियस 2R, ठीक है. इफ इक्वल लोड्स आर अप्लाइड, अगर दोनों पे F एक्सटर्नल F लगा दे और F लगा दे, सेम लोड है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल्टा एल, सर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल अपॉन एल. यहां से डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस बाय लेंथ. सो डेल्टा लेंथ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेंथ ऑफ 2 इज, सर सिंस फोर्स इज सेम काट दो, ओरिजिनल लेंथ डिफरेंट है, एरिया अलग होगा, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, क्यों, दोनों सेम मेटल का है, सिंस सेम मेटल सेम यंग्स मॉडुलस. It is the nature of the property at a particular temperature. So length, पहले वाले का लेंथ क्या है सर, L मान लेते हैं, एरिया क्या है सर, पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं. दूसरे वाले का लेंथ क्या है, L बाई 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर एरिया जाके पाई इंटू 2R यानी 4R स्क्वायर, आर स्क्वायर पाई पाई L L, इट इज 8:1, 8:1 का रेशियो हो जाएगा इनके चेंज इन द लेंथ का. पहले वाले में 8:1 हो जाएगा, हाँ या ना, 8:1. चलिए आगे बढ़े.
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन by how much will a 3 meter long copper wire length is given 3 meter elongate if a weight मतलब लोड दिया हुआ है 10 kg suspended from the lower end of the upper end keeping it fixed. Okay, the diameter of the wire is given, so diameter is 0.4 mm, 4 mm, so implies radius क्या हो जाएगा 0.2 mm. यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ 10 to the power 11 न्यूटन per meter square and g is given 9.8 meter per second square. तो सर चेंज इन लेंथ दे आर आस्किंग हाउ मच विल इलोंगेट. डेल्टा एल क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया. अगर आपको याद नहीं रहता आप यंग्स मॉडुलस से याद रखो सर फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल अपॉन एल. सो डेल्टा एल क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया यंग्स मॉडुलस बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. सो फोर्स क्या है 10 इंटू 9.8 mg इंटू ओरिजिनल लेंथ क्या है 3 मीटर. एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. पाई इंटू रेडियस स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 to the power minus 6. So what it will become 3.14. So okay, let it be pi 3.14. So 98 into 3 divided by 3.14 into 2 into 2 into ऊपर जाएगा 10 to the power 8. So what it will become 249 times anything else 49. This will be almost like 1 and this will be almost like 24.5. So it will be something like 2.45 into 10 to the power 9 meter. Delta L is very 9. Something is wrong. Area pi r square. Okay, original length is meter. यंग्स मॉडुलस का वैल्यू नहीं डाला ना 10 to the power 11 divided by 10 to the power 11. Because how can the change in the length be 10 to the power 9? So it will become 2.45 into 10 to the power minus 2. So it will be something like 245. अगर हम 245 2.45 अगर हम देखें तो 224.5 मिलीमीटर हो जाएगा ये. I took one decimal ahead and it will become 10 to the power minus 3. Then 2.24.5 millimeter is the answer. Yes or no? Question number 8. Question number 8. Calculate the force required to increase the length of a steel wire of cross-sectional area is given by 0.05 given Young's modulus. Okay. So Young's modulus क्या होता है? Sir, force upon area delta L upon L. Sir, percentage दिया हुआ है किसका change in the find the force. So we have already percent change. Delta L by L into 100 is given 0.5%. So delta L by L क्या हो जाएगा? So 0.5 by 100 times. So what it will become? Delta L by L is 5 into 10 to the power minus 3. It will become minus 3. So what is Young's modulus? Young's modulus is 2 into 10 to the power 11 is equal to what force? Force they are asking. Force, let it be F in by area. So 10 to the power minus 6 by delta L by L. So in 5 into 10 to the power minus 3. So force becomes 2 into 5 into 10 to the power 11 into 10 to the power minus 9. So 2 5 are 10 into 10 to the power 2. So it becomes 1000 Newton. हाँ या ना 1000 Newton.
या सो लेट इट बी दिस फॉर टुडे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेस देखा, स्ट्रेन देखा और फर्स्ट यंग्स मॉडुलस देखा, जिसपे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आने वाले क्लास में हम लोग बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो मैंने आइटा से दिखाया था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड हार्डली इट विल टेक 2 more lectures, then elastic potential energy and then a stress strain curve. It is not a big chapter, a very small chapter for you. इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है। once you remember the formula, you can easily derive the means or solve all the questions. So till then, take care, bye bye। अपना प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मेहनत करिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस नोट्स। जो भी आप नोट्स बना रहे, शॉर्ट फॉर्मूला बना रहे, उनको रिवाइज करते रहिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।